Hello students, today we are going to discuss our next topic, which is the first law of thermodynamics. Let's start. So what is the first law? First law states that when a system undergoes a thermodynamic cycle, then the net heat transfer to the system from the surrounding is equal to the net work done by the system on its surrounding. मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो भी हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन होता है, अगर वो थर्मोडायनेमिक साइकिल के थ्रू अगर है, मतलब कोई अगर प्रॉपर अगर साइकिल वहाँ पर कंप्लीट हो रही है, साइकिल कंप्लीट हो रही है इन द सेंस इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट विल कोइंसाइड. अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उस कंडीशन में टोटल हीट ट्रांसफर विल बी इक्वल टू द टोटल वाटर, विच इज डिनोटेड बाय this particular relation, that the cyclic integral of dq is equal to cyclic integral of dw. cyclic integral मतलब कि कंप्लीट साइकिल का ये जो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है और ये जीरो है, दैट इज़ द क्लोज इंटीग्रल, मतलब कि कंप्लीट साइकिल को डिनोट करता है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसे कोई अगर साइकिल है, ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1 2 3 एंड 4, तो उस कंडीशन में Q12 प्लस Q23 प्लस Q31 प्लस Q41 इज इक्वल टू W12 प्लस W23 प्लस W34 प्लस W41. ठीक है, मतलब टोटल हीट ट्रांसफर विल इक्वल टू द टोटल वर्क डन. अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों के लिए एप्लीकेबल है. फर्स्ट लॉ को और दूसरी तरीके से और बता सकते हैं, जैसे हीट और वर्क एक्चुअली जो होता है वो दोनों क्या होता है, म्यूचुअली कन्वर्टिबल होता है. ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एनर्जी के जनरली दो पार्ट होते हैं, लो ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी, और उसमें हमारा हीट और वर्क होता है. तो हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल, बट द एक्चुअलिटी इज द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है. तो जब एनर्जी चेंज हो रही है और एनर्जी का कहीं पे भी लॉस नहीं है, तो हम इस पर्टिकुलर लॉ को, जो फर्स्ट लॉ है, इस फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं. तो इसका मतलब क्या होगा कि टोटल एनर्जी पहले जितनी थी और टोटल एनर्जी बाद में जितनी होगी, ये दोनों का जो अमाउंट है, ये अमाउंट इक्वल रहेगा. एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं, लाइक दिस. यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग कंडीशन में हमारी जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी मतलब आपका जो व्हीकल है, इस व्हीकल में आपको क्या डलेगा, फ्यूल जाएगा. तो फ्यूल जाता है वहाँ उसमें क्या होगी, केमिकल एनर्जी होगी. अब केमिकल एनर्जी जब जो फ्यूल है जब वो बर्न होता है तो वो केमिकल एनर्जी रिलीज़ करता है, जिससे हमारा जो व्हीकल है वो व्हीकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा तो मतलब उसमें क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. काइनेटिक एनर्जी होगी और वो जैसे वो मूव करके जाता है, इंजन धीरे धीरे क्या होता है आपका, गर्म होता है. तो गर्म होने से क्या होगा, हॉट होगा, मतलब वहाँ पे आपका थर्मल एनर्जी भी आएगा. तो उसको मैं स्टार्टिंग से देखते हैं. तो जब हमने फ्यूल गाड़ी में डाला तब वहाँ पे केमिकल एनर्जी क्या थी, फुल थी. काइनेटिक और थर्मल उस समय जीरो था. फिर केमिकल एनर्जी धीरे धीरे कम हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. अब काइनेटिक एनर्जी के बाद जो इंजन जब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मीन्स वहाँ पे वो धीरे धीरे थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. तो इन तीनों का जो समीशन है, वो समीशन ये वाला जो टोटल पार्ट है, ये टोटल पार्ट हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट ही रखा हुआ है. तो केमिकल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, किसी भी एनर्जी के फॉर्म में क्या हो रहा है, एक से दूसरे फॉर्म में चेंज होते जा रहा है, बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट which can be also known as law of conservation of energy. अब फर्स्ट लॉ को इसमें दिखाने के लिए जूल्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे. जूल्स ने एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत बार उसको एक्सपेरिमेंट किया था. तो फर्स्ट लॉ जो है वो जिनसे एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से भी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं. ठीक है, इस कंटेनर में हम क्या किए, कोई भी एक मास का वहाँ पे हमने वाटर डाल दिया. वाटर डालने के बाद ये जो चारों तरफ से उसको क्या कर दिया हमने, इंसुलेटेड कर दिया. इंसुलेटेड मतलब यहाँ से किसी भी टाइप की हीट सराउंडिंग के साथ ट्रांसफ़र नहीं होगा, ना तो हीट अंदर आएगी ना हीट यहाँ से बाहर जाएगी. और साथ में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक पैडल व्हील कर दिया. तो लास्ट क्लास में हमने पैडल व्हील वर्क देखा था, उसी के एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हो. ये हमारा क्या हो गया, पैडल व्हील हो गया. अब
ये जो पैडल व्हील का वर्क है, ये पैडल व्हील का वर्क हम कैलकुलेट करेंगे कहाँ से, इससे। यहाँ एक पुली है, पुली के साथ यहाँ आपका वेट लगा हुआ है, तो ये वेट जैसे ही आपका क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इस तरफ, तो ये क्या होगा, जो व्हील है वो व्हील रोटेट करेगा, ठीक है, इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो वर्क इनपुट टू द पैडल व्हील इज नाउ मेजर्ड बाय द फॉल ऑफ वेट, okay, and the corresponding temperature rise of the liquid in the insulated chamber is measured by the thermometer which is placed here, क्लियर। तो जैसे ही आपका पैडल व्हील ये आपको घूमेगा, यहाँ से वर्क डन होगा तो इस पर्टिकुलर ये जो वाटर है, इस वाटर का जो भी टेम्परेचर राइज होगा वो हम इस थर्मोमीटर से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग टाइप के वर्क इंटरेक्शन के साथ उन्होंने किया, और ये वर्क इंटरेक्शन और ये सारे एक्सपेरिमेंट करने का जो रिजल्ट मिला वो ये है दैट Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक हमारा कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट है J। तो रिलेशन है W इज इक्वल टू J इंटू Q, तो J इज़ द इक्विवेलेंट और द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। सो दिस इज द जूल्स एक्सपेरिमेंट। अब हमारा जो लॉ है, फर्स्ट लॉ, दैट द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Q इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल W, ये सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, बट नॉट फॉर द प्रोसेस विच हैज़ द टू एंड्स। मतलब अगर हमारा कोई प्रोसेस इस टाइप से है, ये मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ पे हम क्लोज इंटीग्रल नहीं लगा सकते। क्यों? बिकॉज वी हैव द टू डिफरेंट एंड पॉइंट्स, और इन अ साइक्लिक प्रोसेस वी हैव ओनली वन एंड पॉइंट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमको किसी सिंगल प्रोसेस के लिए अगर करना है, व्हेन अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड बाय अ सिस्टम, देन द चेंज ऑफ stored energy of the system is numerically equal to the Q minus W, which is the heat transfer and W is the work transfer। तो इसको हम डिनोट करते हैं डेल ई से, विच इज़ इक्वल टू Q माइनस W, और Q इज इक्वल टू डेल ई प्लस W। तो ये जो इक्वेशन हमको मिला, W इज इक्वल टू डेल ई प्लस W, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। ये नीचे एक्चुअली यहाँ पे है नहीं, तो मैं आपको ये यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी Q माइनस W इज इक्वल टू डेल ई। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ पे ये साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी Q माइनस W इज इक्वल टू डेल। अब यहाँ देखते हैं कि जो क्वांटिटी हमको मिला, दैट Q माइनस W, ये हर एक प्रोसेस के लिए आपका सेम रहेगा, और ये हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा। तो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका पॉइंट फंक्शन होगा, ठीक है। और ये जो है डिपेंड नहीं करेगा कि ये कैसे सिस्टम से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला गया, या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा ये। और ये सिंपली क्या है, आपका कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द इंटरनल एनर्जी। Internal energy is that portion of energy which is not the kinetic energy or potential energy. It includes the thermal or electrical, magnetic, gravitational or any type of other energies. इसका एग्जांपल है, जैसे कि आप मान लीजिए आप आप खाना खाते हैं, आप उससे एनर्जी मिलती है, जो कैलोरी में जनरली उसको नोट करते हैं कि 100 कैलोरी है, 200 कैलोरी है। तो आप क्या कि आप हीट को आपने फूड गेन किया, उससे आपको सारी एनर्जी मिली, फिर आपने कुछ वर्क किया। तो हीट और वर्क जो है ये कम्प्लीटली आपका कन्वर्टेबल नहीं है एक दूसरे में, तो कुछ पार्ट आपका क्या रहता है, वो बॉडी में स्टोर होकर रह जाता है। दैट्स व्हाट एनर्जी आल्सो कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में क्या होता है, आपका काइनेटिक एनर्जी भी होता है, और पोटेंशियल एनर्जी होता है, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हर टाइप की एनर्जी होती है। बट अगर किसी एनर्जी में हम उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को अगर निकाल दें, तो बाकी जो होता है दैट इज इंटरनल एनर्जी और स्टोर्ड एनर्जी। सो दिस डी ओ इज सी इंटू डी टी। और अगर हम गैस की बात करें तो यहाँ पे U इज इक्वल टू सी वी डी टी। लिक्विड के केस में वहाँ पे सी वी सी पी कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ सी की वैल्यू यहाँ पे हम नोट करते हैं। बट गैस के फॉर्म में कांस्टेंट प्रेशर होगा या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, तो उसके हिसाब से सी पी और सी वी डिसाइड करते हैं। Then this is the Joule's law. Joule's law is the internal energy of a perfect gas is a function of absolute temperature only. Means this U is a function of temperature. ये वाला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है, एज इट इज़ लाइन रहती है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, ठीक है, किसका फंक्शन होता है, अदर टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर और एनीथिंग एल्स। तो योर आंसर विल बी टेम्परेचर ओनली।
तो ये लाइन आपको ध्यान में रखना है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस परफेक्ट गैस इज अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली। देन द कोरोलरीज ऑफ फर्स्ट लॉ। तो ये मैं स्टेटमेंट एज इट इज ले रहा हूँ, फिर आगे को एक्सप्लेन करेंगे। द एक्सिस्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए क्लोज सिस्टम इज दैट द change in its value is equal to the difference between the heat supplied and the work done during the change of state. It is nothing but this equation, Q minus W, and it depends on the initial and final state, and this much equation E2 minus E1 is equal to Q minus W. Second is the internal energy of a closed system remains constant or unchanged if the system is isolated with its surrounding. And third one is the PMM1, which is called perpetual motion machine of force kind. So these three are the corollaries. देखते जाते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड तो corollary एक्चुअली वो रिलेटेड है, तो फर्स्ट और सेकंड हम दोनों एक साथ स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इज द एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो ये जो लाइन लिखी थी एज इट इज वही है, देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लोज सिस्टम सच दैट द चेंज इन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन हीट सप्लाइड एंड द वर्क डन ऑफ द स्टेट। तो अब इसको हमको अगर प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इस तरीके का अरेंजमेंट लेते हैं। दिस इज़ अवर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ अवर सेकंड पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे हम जा रहे हैं किसके थ्रू, पाथ एल के थ्रू, और 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं। एक बार पाथ एम को ले रहे हैं और एक बार पाथ एन को कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 साइकिल है, 1 L 2 M 1 एंड देन 1 L 2 N 1। तो हमारे पास यहाँ पे 2 अलग अलग साइकिल है, एक एक साइकिल को हम कंसिडर करते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉ हमने नोट किया, हम अभी फ़िलहाल 1 L 2 M 1 इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग पाथ एल के लिए फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू ई प्लस डब्ल्यू। सेम वैसे पाथ एम के लिए Q इज इक्वल टू ई प्लस डब्ल्यू। सफिक्स एल जो है वो एल पाथ को शो कर रहा है और एम जो है एम पाथ को शो कर रहा है। बट क्लोज साइकिल के केस में क्या होता है कि टोटल W होता है वो टोटल वर्क के इक्वल होता है। तो इस तरीके से आगे आपका टोटल W इज इक्वल टू टोटल हीट, तो WL प्लस WM इज इक्वल टू QL प्लस QM। अब L सफिक्स एक तरफ ले गए, QL माइनस WL इज इक्वल टू WM माइनस QM। तो दिस इज द इंटरनल एनर्जी, ठीक है। फॉर डेल्टा EL इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा EM। ये किसके लिए हो गया, LM के लिए। सेम इसी तरीके से अगर अपन नेक्स्ट साइकिल देखें, तो नेक्स्ट साइकिल के लिए जो हमको रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, EL इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ EN। ये LM साइकिल के लिए, ये आपका LN साइकिल के लिए। दिस इज़ फॉर LM एंड दिस इज़ फॉर LN। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन देखें तो हमको क्या मिला है, M इज इक्वल टू M, ठीक। अब इसका रिजल्ट, तो रिजल्ट के पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। यहाँ क्या था, डेल्टा EL इज इक्वल टू डेल्टा EM विद नेगेटिव साइन, और डेल्टा EL इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा EN। तो ये दोनों हमारा प्लस साइन और बस ऊपर से इक्वल भी है, ये दोनों क्या है, नेगेटिव साइन है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला, डेल्टा EN इज इक्वल टू डेल्टा EM, एक ये रिजल्ट मिला, ठीक है। दूसरा रिजल्ट निकला कि अगर हम ये देखें कि डेल्टा EL प्लस डेल्टा EM इज इक्वल टू 0, माइनस पार्ट था उधर, माइनस पार्ट से इधर ले आते ये प्लस हो गया। तो एक रिजल्ट हमको क्या मिला, ये मिला। अब इसका कंक्लूजन देखो, तो कंक्लूजन इसका क्या है, EL इज इक्वल टू EN। दूसरा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज 0। तो यहाँ क्या हो रहा था, मेरा पॉइंट 1 है, इस पॉइंट से 2 तक, फिर ये और ये 3 अलग अलग यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस थी, ठीक। पॉइंट 1 2, एक ये लाइन, एक दूसरी लाइन और एक तीसरी लाइन, ये था L M N। 1 से 2 ये डायरेक्शन था, उसके बाद ये दोनों डायरेक्शन था। तो अगर आपका डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो सिंबल भी अलग अलग होगा, डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों का सिंबल भी सेम होगा। M इज इक्वल टू N आया था, दोनों पॉजिटिव साइन। और अगर हम एक क्लोज साइकिल इसका कंप्लीट कर ले, तो क्लोज साइकिल कंप्लीट करने के केस में इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो 0 मिलता है, ठीक है। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। देन द परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो इसमें क्या होता है कि एक अरेंजमेंट है, ये नीचे जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है
अरेंजमेंट में क्या है, हमारे उसको हीट हम सप्लाई करते जाएं और वर्क आउटपुट निकलता जाए। जितना हीट हम उसको प्रोवाइड करेंगे उतना वर्क अगर देता जा रहा है, मीन्स यहाँ पे मिल रहा है Q इज इक्वल टू, अगर आपको W मिल रहा है तो ऐसी मशीन अगर बनती है तो उसको PMM1 बोलेंगे, विच इज़ इम्पॉसिबल। सो द स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट अपन इसका देखते हैं यहाँ पे, there can be no machine which would continuously supply the mechanical work without some form of energy disappearing simultaneously. Such a fictitious machine is called perpetual motion machine of the first kind or PMM1। तो ऐसे कोई मशीन बन ही नहीं सकती है, इसलिए PMM1 क्या है हमारा, इम्पॉसिबल है कि भाई पूरा हीट को पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसी मशीन नहीं बना सकते। स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द अर्लियर टॉपिक, एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे। द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज यूजुअली डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द यूनिट मास थ्रू 1 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, वो 1 डिग्री टेम्परेचर अगर रेज करना है 1 kg लिक्विड का, तो जितनी हीट के रिक्वायरमेंट्स को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। तो Q इक्वल टू mCp/dt अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, Q इज इक्वल टू mCv/dt अगर वहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल क्या मिलेगा, mCp/T2-T1 और mCp/T2-T1। अब फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन फॉर द नॉन फ्लो और द क्लोज्ड टर्म। सो फर्स्ट इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये आपका PV डायग्राम है, डायरेक्शन है आपका 1 to 2, दैट मीन्स इट इज़ अपवर्ड डायरेक्शन। और अगर अपवर्ड डायरेक्शन है तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम कौन सा प्रोसेस होता है, कूलिंग प्रोसेस और हीटिंग प्रोसेस, इट विल बी हीटिंग प्रोसेस। क्यों, क्योंकि अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT। यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो क्या मिला, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अब अपवर्ड डायरेक्शन में आप देखो, इस डायरेक्शन में प्रेशर क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज होगा मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कौन सा प्रोसेस होगा, वो हीटिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, तो 1 to 2 इज कांस्टेंट वॉल्यूम एंड विच टाइप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इट इज अ हीटिंग प्रोसेस। So applying the first law, Q is equal to U2 minus U1 plus W। वर्क डन का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना है इसमें, फिर जैसा जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इसको अप्लाई कर देंगे। सो वर्क डन इज W इंटीग्रेशन 1 to 2 PdV। अब यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम तो कुछ है नहीं, चेंज इन वॉल्यूम 0 है, इसका मतलब W भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। W 0 हो गया मतलब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U2 minus U1, और U2 minus U1 क्या होता है, CvT2 minus T1। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या रिजल्ट मिला, हीट के लिए हमको फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CvT2 minus T1। ये नीचे इक्वेशन आया हुआ है ये, और अगर m kg दिया हुआ है तो सामने में m का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या है, ये यूनिट मास के लिए, यूनिट मतलब तो 1 kg, और अगर मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी द टोटल हीट। नेक्स्ट इज कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर में देखो यहाँ पे फिर से वही चीज़, कूलिंग हीटिंग वाली बात है। डायरेक्शन ये है, PV इज इक्वल टू RT, तो यहाँ से हमारा P कांस्टेंट, R कांस्टेंट, क्या बचा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस डायरेक्शन में जब जा रहा है तो इस डायरेक्शन में वॉल्यूम क्या हो रहा है मेरा, बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो 1 से 2 तक के कौन सा प्रोसेस है, हीटिंग प्रोसेस। सो दिस इज विल बी द कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग प्रोसेस। सो अगेन Q इज इक्वल टू U2 minus U1 plus W। अब W कैलकुलेट करेंगे, P इंटू dV, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, P यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट आ जाएगा, एंड इट विल बी द P V2 minus V1। तो यहाँ पे आ गया Q U2 minus U1 प्लस P V2 minus V1। सिंप्लीफाई किए तो यहाँ पे देखो ये U प्लस PV का फॉर्म में आ गया। U प्लस PV क्या होता है, एंथैल्पी होता है, तो ये H2 minus H1, और H2 minus H1 क्या होता है, CpT2 minus T1। सो अल्टीमेटली Q इज इक्वल टू CpT2 minus T1। यहाँ पे ये जो है, जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, P कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, दिस इज V2 minus V1, ये आपका वर्क डन निकल कर आएगा। नेक्स्ट अगर टोटल मास के लिए करेंगे तो यहाँ पे सामने में m का मल्टीप्लाई कर देंगे तो mCp/T2 minus T1 हो जाएगा। नेक्स्ट इज आइसोथर्मल। अब ये जो कर्व है, ये कर्व आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला जो कर्व है, ये कर्व आपका आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और
पॉलीट्रॉपिक, तीनों के लिए कांस्टेंट कर्व है। सिर्फ जो फ़र्क पड़ेगा वो किसमें फ़र्क पड़ेगा, आपका स्लोप में। सबसे कम स्लोप इसका, देन उसके बाद पॉलीट्रॉपिक और उससे ज़्यादा एडियाबैटिक। इस तरीके से स्लोप के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि विच प्रोसेस इज आइसोथर्मल, विच इज़ द एडियाबैटिक प्रोसेस एंड विच वन इज़ द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहा है, तो हम इसको कैसे डिसाइड करें। अब देखेंगे कि वॉल्यूम हमारा जो है वो कैसे चेंज हो रहा है। जब ये अगर डायरेक्शन है 1 2, तो इस डायरेक्शन में हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है मतलब इसको बोलिए एक्सपांशन प्रोसेस। और अगर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 से 2 वॉल्यूम बढ़ रहा है, इट मीन्स इट इज़ द एक्सपेंशन प्रोसेस। अगेन Q इज इक्वल टू U2 माइनस U1, सो CV T2 माइनस T1, टेम्परेचर दोनों सेम है तो ये हो जाएगा 0, मीन्स CV T2 माइनस T1 इज 0, बचा क्या W, सो आइसोथर्मल प्रोसेस Q इज इक्वल टू W। वर्क डन, सेम फार्मूला। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, P इंटू डी। अब देखो उसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे पी वी इक्वल टू जो कांस्टेंट इसका रिलेशन है, अभी पी वी इक्वल टू कांस्टेंट रिलेशन कहाँ से है वो भी देख लेते हैं। अगर मान लो फिर से वही चीज़, अगर हमारा यहाँ पे गैस इक्वेशन बन रहा है पी वी इक्वल टू आर टी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, मतलब क्या हो गया, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट और टी इक्वल टू कांस्टेंट दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पी को सी बाई बी के फॉर्म में रख सकें इस रिलेशन से, तो यहाँ पे p की जगह क्या रख दी है, c बाई वी। तो d बाई वी का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा log v, लिमिट है v1 से v2, फिर क्या गया c log v2 माइनस या v2 बाई v1। देन कांस्टेंट अगर है पी वी इक्वल टू कांस्टेंट है, मतलब p1 v1 इक्वल टू p2 v2 कांस्टेंट, तो इस c की जगह अपन क्या करते हैं, p1 v1 रख देते हैं। तो ये आ गया p1 v1 log v2 बाई v1। दिस इज द वर्क डन एंड ऑल्सो द हीट ट्रांसफर, क्योंकि दोनों वहाँ पे क्या होता है, सेम होता है। और अगर टोटल मास की बात करें तो टोटल मास में यहाँ पे आप नोटेशन देखिए, कहीं भी अगर आपका नोटेशन अगर स्मॉल v है तो आप उसको यूनिट मास समझो, और अगर कहीं कैपिटल V है तो आप उसको टोटल मास समझोगे। ठीक है, तो ये दोनों जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो, दोनों इक्वेशन में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे स्मॉल v2 बाई v1 है, यहाँ पे कैपिटल V2 बाई v1 है। इट मीन्स इज फॉर द यूनिट मास एंड इट इज़ फॉर द टोटल मास। अब यहाँ जो रिलेशन है, दैट रिलेशन इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसका और कैसे लिख सकते हैं, P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। तो ये जो V2 बाई V1 है, इसकी जगह हम P1 बाई P2 भी रख सकते हैं। तो जो नीचे वाला इक्वेशन है वो नीचे वाला इक्वेशन चेंज करके अगर P1 V1 log P1 by P2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, आप इसको फॉर्मूला अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल्स देखिए, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको ले जाएगा। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक। अगेन जैसा मैंने आपको बताया था कि कर्व का नेचर एज इट इज रहेगा। आपका यहाँ पे काम है, आपको करना है, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये डेरिवेशन आप सर्च करोगे, आप कॉपी में नोट करोगे, ठीक है, एंड देन स्कैन द डेरिवेशन एंड व्हाट्सएप में आपको मुझे इसको व्हाट्सएप करके भेजना है। दिस इज योर होमवर्क। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इस वन विच इज़ in which no heat is transferred to or from the fluid during the process। जहाँ से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा वहाँ से हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। तो हीट ट्रांसफ़र जीरो है, इसका मतलब W इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ U2 माइनस U1 या फिर U1 माइनस U2। ये होता है हमारा रिलेशन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन का वही फार्मूला, वर्क डन का फिर फार्मूला होगा। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो प्रेशर की जगह C बाय वी टू द पावर गामा कर सकते हैं। फिर इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, ये जो P है, इस P की जगह C बाय वी टू द पावर गामा रख देंगे।
इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद P1 V1 के फॉर्म में हम उसको सेट करेंगे। अच्छा, अब इंटीग्रेशन करने के बाद अब P1 V1 मतलब क्या होगा, ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 गामा, ऐसा एक रिलेशन आएगा। फिर उस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद हमको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हमको ये रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक, अब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P2 V2 जो लिखा है इसको हम R T1 माइनस T2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कहाँ से, गैस इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल टू RT1 एंड P2 V2 इज इक्वल टू RT2। हम यहाँ पे R1 R2 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि मीडियम हमारा एक ही रहेगा, एक ही गैस रहेगी, और अगर सेम गैस है तो उसके लिए R का वैल्यू भी सेम रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यू नहीं रख रहे हैं, R को कॉमन रखें। R कॉमन रख के जो हमारा रिलेशन है वो हमारा इस रिलेशन से चेंज होके इस रिलेशन में आ गया। तो P1 V1 इज इक्वल टू RT1, P2 V2 इज इक्वल टू RT2। ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए के साथ हमारा P V और T मीन्स प्रेशर और टेम्परेचर के बीच के 3 रिलेशन होते हैं। ये तीनों रिलेशन भी आपको याद रखना है। दैट P2 by P1 इज इक्वल टू V1 by V2 टू द पावर गामा, T2 by T1 इज इक्वल टू V1 by V2 टू द पावर गामा माइनस 1, और T2 by T1 इज इक्वल टू P2 by P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो ये तीन जो रिलेशन है, ये तीन रिलेशन आपके न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएंगे। तो ये तीनों रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अगेन इसका डेरिवेशन आपको करके मुझे सेंड करना है। नेक्स्ट इज अ पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो अंतर है वो फिलहाल अभी डेरिवेशन पर्पस से देखा जाए तो n को गामा से रिप्लेस कर देना है, और ये उल्टा हो गया, गामा विल बी रिप्लेस्ड बाय n। बस इतना करेंगे, बाकी आप देखेंगे कि सारा डेरिवेशन जो है वो एज इट इज ही है। कर्व वैसे ही बनेगा। ये देखो यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। उस समय क्या था वहाँ पे, अपॉन गामा माइनस 1। तो गामा की जगह सिर्फ यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, n पुट करेंगे और कुछ नहीं। हाँ, बट यहाँ पे हीट ट्रांसफर विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, इट्स नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जीरो नहीं होता है। Q इज इक्वल टू अगेन फर्स्ट लॉ, देन उसके बाद हम U2 माइनस U1 की जगह CP T2 माइनस C1 रखेंगे, फिर W को फॉर्मूले ऊपर रखें उसे रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये रिलेशन हमको मिलता है। दैट गामा Q इज इक्वल टू दिस मच वैल्यू, Q इज इक्वल टू गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 इंटू W। डेरिवेशन आपको जो मैं PDF सेंड करूँगा उसमें कंप्लीट डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो तीन रिलेशन है उन तीन रिलेशन में भी आप देखोगे तो तीनों रिलेशन में भी वही चीज़ है, सिर्फ n जो है वो गामा जगह यहाँ पे इनपुट किया हुआ है। ये एक कंप्लीट आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सारे प्रोसेसेस का ये एक कंबाइंड फॉर्म में एक ये चार्ट है। ठीक है, ये वाला। अब इसमें अलग अलग प्रोसेस देखते जाते हैं अपन। सबसे पहले स्टेट 1 to A, दिस इज स्टेट 1, दिस इज A, n यहाँ पे 0 है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है P टू द पावर n इज इक्वल टू 0, इफ n इज इक्वल टू 0 देन V टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो वी गेट P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो 1A इज कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब इस डायरेक्शन में अगर अपन आ रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज मतलब टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज मतलब कूलिंग प्रोसेस। सो 1 to A इज कॉन्स्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस, कॉन्स्टेंट प्रेशर कूलिंग। नेक्स्ट 1 to B मीन्स दिस इज द आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो कॉम्प्रेशन प्रोसेस। सो 1 to B इज आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। नेक्स्ट इज 1 to C, अगेन एडियाबैटिक के बाद आपका आता है सॉरी आइसोथर्मल के बाद आपका आता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में अगेन 1 to C वॉल्यूम गेट्स डिक्रीजेस, सो इट विल बी द कॉम्प्रेशन प्रोसेस। इट मीन्स 1 to C इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस एंड 1 to D इज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीटिंग। अपवर्ड डायरेक्शन में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, हीटिंग प्रोसेस। सो 1 to D इज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीटिंग प्रोसेस। अब इस साइड के जितने आपको रिलेशन आए इसके जस्ट अपोजिट इधर मिलेगा। जब इधर कूलिंग था तो ये हीटिंग हो जाएगा, ये दोनों कंप्रेशन थे तो ये दोनों एक्सपेंशन हो जाएंगे। ये आपका हीटिंग था तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगा। सो 1 to A dash will be constant pressure heating, then 1 to B dash is isothermal expansion, 1 to C dash
is reversible adiabatic expansion and 1 to D dash is constant volume cooling. तो ये जो एक आपका चार्ट है ये आपका कंप्लीट चार्ट है हर एक प्रोसेस के लिए, इसका आपको ध्यान में रखना है और कौन सा प्रोसेस किस डायरेक्शन में क्या शो करता है, आइदर इट विल बी कूलिंग और हीटिंग और कंप्रेशन एक्सपेंशन, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे दी हुआ है। एंड ये जो आपका चार्ट है ये चार्ट आपको कंप्लीट है आपके फॉर्मूले के साथ, लाइक कांस्टेंट प्रेशर फर्स्ट प्रोसेस का नाम है, देन उसके बाद रिलेशन बिटवीन PV एंड T, लाइक इफ P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट देन फ्रॉम द गैस इक्वेशन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वहाँ से V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, दिस इज द वर्क डन, दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ मास एंड फॉर्मूला फॉर द हीट। इस तरीके से आपके ये पांचों प्रोसेस आपको इधर दिया हुआ है और ये कंप्लीट आपको यहाँ पे सेटअप दिया हुआ है कि इसमें Q की वैल्यू कितनी होगी या फिर हीट की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, वर्क डन का इंटरनल एनर्जी कितना होगा, वर्क डन क्या होगा, ये सारा फॉर्मूला आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो PV टू द पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए है, नीचे यहाँ पे रिलेशन नहीं लिखा है लास्ट में एडियाबैटिक के लिए, इसमें बस लिखा है एज फॉर द पॉलीट्रोपिक विद n इक्वल टू गामा। मतलब ये वाला जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में n की जगह गामा पुट कर दोगे तो नीचे एडियाबैटिक के लिए आपको मिल जाएगा। तो ये चार्ट आपको पूरा याद करना है, ये एक्चुअली समराइज्ड आपका चार्ट है सारे प्रोसेस का, जिसमें हीट वर्क इंटरनल एनर्जी रिलेशनशिप सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब फर्स्ट लॉ है तो अब जीरोथ लॉ है, जीरोथ लॉ के बाद फर्स्ट आया, उसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगे, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकंड लॉ इन नेक्स्ट टॉपिक्स। सो फर्स्ट वन इज द नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब डायरेक्शन जो है उसका कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द फर्स्ट लॉ इज एस्टैब्लिश्ड द डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन हीट एब्जॉर्ब्ड एंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम। So the first law does not indicate whether the heat can flow from a cold end to hot end or from the hot end to the cold end. It is not clearly visible in the first law. The second limitation is it does not specify the feasibility of the reaction. First law जो है it doesn't specify that the process is feasible or not, मतलब वो चीज़ possible है या नहीं है ये हमको फर्स्ट लॉ से नहीं पता चलता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई सी रॉड को हम गर्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम उसमें हमको चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे तुरंत आपको इक्विलिब्रियम मिल जाए। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ पॉसिबल है नहीं है ये चीज़ फर्स्ट लॉ से नहीं पता चलता, बस ये है कि यहाँ फर्स्ट लॉ में ऐसा कोई रिएक्शन हमको मिलता है, पॉसिबल है कि नहीं है वो चीज़ डायरेक्टली इसमें क्लियरली नहीं है। देन थर्ड वन इज द प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। यहाँ पे ये बोलता है फर्स्ट लॉ कि Q इक्वल टू W होना चाहिए साइक्लिक प्रोसेस में, या फिर आइडल अगर प्रोसेस की कंडीशन हो तो भी Q इक्वल टू W होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, देयर विल बी सम इंटरनल एनर्जी और सम स्टोर्ड एनर्जी एज वेल। तो ये इसको जो प्रॉब्लम है इसको ओवरकम करने के लिए हमको सेकंड लॉ में पढ़ेंगे। तो सेकंड लॉ में हम आगे देखेंगे कि फर्स्ट लॉ के जो सारे लिमिटेशंस हैं वो सारे लिमिटेशंस कैसे ओवरकम होता है। ठीक है, तो फिलहाल तो आज के टॉपिक में इतना ही, और इसके बाद के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम सेकंड लॉ, और उसके बाद हम अभी जो इसका अगला टॉपिक रहेगा उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे फॉर बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ, बेस्ड ऑन द हीट ट्रांसफर एंड बेस्ड ऑन द वर्क ट्रांसफर। ठीक है, चलो, थैंक यू।